जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको जन्म कुंडली के कुछ प्रमाणित सूत्र में बताने जा रहा हूँ। वैसे मैं अब वीडियो बनाऊंगा, उसमें अधिकांश वीडियो में प्रयास करूंगा कि जन्म कुंडली अध्ययन के हो। जन्म कुंडली अध्ययन के कौन से वीडियो होंगे, कुछ का मैं चुनाव करूंगा अपने के दर्शकों से, और कुछ वीडियो ऐसे होंगे जो मुझसे जन्म कुंडली फ़ोन करके विश्लेषण करवाते हैं। उनमें से किसी की कुंडली लेकर मैं यहाँ पर विश्लेषण करूँगा। ठीक है मित्रों, आज कुछ सूत्र, ज़्यादा नहीं, केवल 5 सूत्र लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, उनको समझाऊंगा। और प्रमाणित सूत्र है, अगर आपकी जन्म कुंडली में घटित हो रहे हैं तो आप अवश्य इनको एक बार चेक करिए और सत्यापित करिए और मुझे बताइए। सबसे पहला जन्म कुंडली का जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यदि जन्म कुंडली में शुक्र यदि लग्न में बैठ जाए, किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो सकती है, तो मिथुन लग्न की है, मिथुन में तो शुक्र कारक होते हैं, वैसे भी सब पंचम का स्वामी होकर के लग्न में बैठ जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी लग्न की अगर जन्म कुंडली हो, या मिथुन की है, मेष की हो, चाहे मीन तक किसी की भी हो, अगर लग्न में शुक्र बैठ जाए तो आप मान के चलिए ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत आकर्षक होगा, उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा। सुंदर होना और आकर्षक होना, उसमें दो अलग अलग अर्थ है। आकर्षक, ऐसा आकर्षण ऐसा होता है कि जिसे आप एक बार देख ले, एकाएक आप उससे नजर नहीं हटा सके। जिसमें आकर्षण होता हो, जिसको बार बार आपका देखने का मन करे, जिसके बोली में आकर्षण हो, जिसे बार बार आपका सुनने का मन करे, वो होता है आकर्षण। जिसके शुक्र लग्न में है, आपको ऐसे स्त्री हो या पुरुष, उनमें बहुत अधिक आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं, संगीत सुनने के बहुत शौकीन होते हैं, संगीत जब सुनते हैं तो वो खो जाते हैं संगीत में, और बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं। तो आप चेक करिए अगर आपके भी है तो। ठीक है मित्रों, दूसरा मैं आपको सूत्र बताना चाहता हूँ कि यदि लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाए और द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में आ जाए, दोनों परिवर्तन कर ले एक दूसरे से, तो ऐसा व्यक्ति बिना प्रयास के ही अपने जीवन में धन प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त कर लेता है बिना प्रयास के? देखो, ये है लग्नेश जहाँ पर भी बैठेगा, लग्नेश कहाँ बैठा? धन भाव में। ठीक है, तो जहाँ पर भी लग्नेश बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो धन भाव में बैठा है तो क्या वृद्धि करेगा? धन की वृद्धि कर देगा। ठीक है मित्रों, अब यदि मान लीजिए कि लग्नेश जो कि धन भाव का स्वामी जो कि लग्न में आकर के बैठ जाए, आप मान लीजिए धन भाव का स्वामी यदि लग्न में आकर के बैठ जाए तो धन कमाना, धन का स्वामी लग्न में आकर के बैठ गया तो उसका जो व्यक्तित्व है वो धन से जुड़ जाएगा। तो वो बस थोड़े से प्रयास करेगा और उसको धन की स्वतः प्राप्ति होने लग जाएगी। प्रयास तो देखो करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है, पर थोड़े प्रयासों से उसको धन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तीसरा सूत्र जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो तीसरा सूत्र आप देखिए कि यदि के स्त्री की कोई जन्म कुंडली हो और द्वितीय भाव में राहु विराजमान हो, स्त्री की कोई जन्म कुंडली और द्वितीय भाव में राहु विराजमान हो, तो ऐसी स्त्री को अपने जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए। जन्म स्थान से मतलब विवाह के पश्चात दूर उसका विवाह करना चाहिए या दूर रहना चाहिए, ताकि वो सुखी रह सके। अगर जन्म स्थान के करीब रहेगी तो थोड़ी परेशानी में रहेगी, जन्म स्थान से दूर रहकर ही वो सफल हो सकती है। ठीक है मित्रों, अब जैसा मैं चौथा सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ कि लग्न का स्वामी यदि द्वादश में जाकर के बैठ जाए, कहाँ पर? लग्न का स्वामी द्वादश में अगर जाकर के बैठ जाए तो आप ऐसा पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति, पहली बात तो ये कि उस पर आरोप प्रत्यारोप बहुत होंगे, झूठे आरोप प्रत्यारोप। दूसरा, लग्नेश यदि द्वितीय भाव में जाकर के द्वादश में जाकर के बैठ गया तो ये अवयोग कहलाता है। व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष कब करना पड़ेगा? जब वह अपने जन्म स्थान पर रहेगा, स्वदेश में ही रहेगा, तब उसे बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि अगर लग्न का स्वामी द्वादश में जाकर के बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा कि वह या तो विदेश चला जाए या फिर अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए, तो उसके संघर्ष में भी कमी होगी और कहीं ना कहीं उसके जो भी दूसरे आरोप प्रत्यारोप उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिली। आरोप प्रत्यारोप तो तब भी होंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा संघर्ष में जीवन में कमी होगी। ऐसा व्यक्ति फिर विदेश जाकर सफल हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का भाव है और लगने से द्वादश में चला जाए तो यह संकेत दे रहा है कि व्यक्ति को विदेश में जाकर सेटल हो जाना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये मैंने 4 सूत्र बता दिए हैं। 5वां सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि यदि भाग्य का स्वामी लग्न में आकर के बैठ जाए, ये शायद मैंने पहले बता दिया होगा लेकिन फिर बता दो, भाग्य का स्वामी लग्न में आकर के बैठ जाए तो ऐसा मान के चलिए ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। उसके जीवन में प्रत्येक कार्य उसके भाग्य के सहारे होने लगता है और वह जीवन में भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है। ये उसका एक थोड़ा माइनस पॉइंट है,
कि वो थोड़ा उसको ऐसा लगता है कि बस मेरे भाग्य से मेरा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ भाग्य उसका पग पग पे साथ देता है और उसका हर काम बना देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा कि वह कर्म पर भी अपना ध्यान दे, क्योंकि कर्म करेगा तभी उसका भाग्य साथ देगा। लेकिन ये है कि वो जो भी कर्म करेगा, जो भी कार्य करेगा, भाग्य उसमें उसका साथ अवश्य देगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स आपका है, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।